Well, today we are going to learn the next part of this chapter, chapter number 4, the freedom struggle of 1857. And in the last chapter, in the last lecture, we had learned some part of this chapter, and the point was causes of failure of the struggles. And after that, we had learned about the struggle. The struggle was not comprehensive. Then lack of central leadership. Now today we are going to start our lecture with the point of most of the feudatory princely princes remain aloof. Okay, then now listen carefully. तो ये जो 1857 के जो अपराइजिंग थे उसे मतलब वो दबाई की गई, वो अनसक्सेसफुल क्यों रही इंडियंस लोगों के लिए। तो इसमें एक कॉज ये भी बताया जाता है कि जो फ्यूडिटरी प्रिंसली स्टेट थे वो दूर रहे, इस मतलब अपराइजिंग से नहीं जुड़े, जिसकी वजह से ये अपराइजिंग अनसक्सेसफुल वहां पे हुई। तो just as a common people suffered due to British rule. Similarly, the princes also were suffering, but except a few other remains faithful to the British. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरह से ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया तो उनके रूल की वजह से जो कॉमन पीपल थे उन्हें बहुत सी सारी बातें सहनी पड़ रही थी। मतलब ब्रिटिश लोगों का जो अनजस्ट रूल था उसके इफेक्ट कॉमन पीपल के ऊपर हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस थे, है ना, तो उन प्रिंसेस के ऊपर भी इस तरह की इनजस्ट हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस है वो इस अपराइजिंग से यानी जो ब्रिटिश है उनके अगेंस्ट में ये जो रिवोल्ट हुआ 1857 का उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये एक कारण वहां पे रहा था अनसक्सेसफुल होने का। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दैट इज लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी इस वॉर में थे, लेकिन किसी भी तरह की टैक्टिक्स मिलिट्री की तरफ से किसी भी तरह की टैक्टिक्स वहां पे यूज नहीं की गई थी। मतलब एक वॉर जो होता है, कोई भी वॉर एक प्लानिंग के साथ वहां पे किया जाता है और उस तरह की प्लानिंग उस वक्त वहां पे नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से ये जो अपराइजिंग है वो अनसक्सेसफुल वहां पे रही थी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। इंडियन सोल्जर्स वेयर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स। तो इंडियन सोल्जर जो थे वो बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही मतलब पावरफुल थे, लेकिन फिर भी उनके पास किसी भी तरह की टैक्टिक्स नहीं थी, यानी प्लानिंग नहीं थी, है ना। दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट। उन्होंने दिल्ली को तो कैप्चर कर लिया लेकिन उसे रिटेन नहीं कर पाए, है ना। सिमिलरली द इंडियन रिबेल्स हैड लिमिटेड आर्म्स सप्लाई। और उसके साथ साथ जो इंडियन रिबेलियंस थे उन्हें आर्म सप्लाई भी लिमिटेड था, मतलब उनके पास जो भी सारे वेपन्स थे वो भी लिमिटेड थे। द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन्ड आर्मी, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी जनरल्स। तो उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश लोगों के पास क्या क्या था, तो उनकी इकोनॉमी जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी, उसके साथ साथ उनके पास जो आर्मी थी उसमें डिसिप्लिन था, एक डिसिप्लिन आर्मी उनके पास थी। उसके साथ साथ उनके पास जो आर्म्स है ना, जो लेटेस्ट आर्म्स है, मतलब उस वक्त के लेटेस्ट आर्म उसके वो भी इनफ तौर पे उनका स्टॉक उनके पास था ब्रिटिश लोगों के पास। उसके साथ साथ उनकी आर्मी में जो जनरल्स थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, वो एक्सपीरियंस थे, उन्हें लड़ने का किसी भी तरह की वॉर का एक्सपीरियंस था। सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। और उसके साथ साथ उस वक्त ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये ब्रिटिश लोगों के हाथों में था, यानी किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन है वो जल्दी से कर पाते थे, ट्रांसपोर्टेशन उनका जल्दी से हो जाता था। देयर मूवमेंट वेयर स्विफ्ट, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से उनकी मूवमेंट जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट यानी बहुत ही ज्यादा फास्ट वहां पे हो गई थी। देन ड्यू टू दिस द इंडियन सीपॉइज कुड नॉट सक्सीड। इसकी वजह से जो इंडियन पीपल है वो सक्सेस नहीं हो पाए इस रिबेल में, 1857 के रिबेल में। वॉर वॉज फॉट नॉट ओनली बेस्ड ऑन ब्रेवरी बट ऑल्सो थ्रू मिलिट्री स्ट्रेटजीज। तो वॉर जो होता है वो सिर्फ ब्रेवरी से वहां पे लड़ा नहीं जाता, तो उसके लिए मिलिट्री स्ट्रेटेजीज यानी कोई प्लानिंग्स होना जरूरी होता है। साथ साथ में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है इंटरनेशनल सिचुएशंस फेवरेबल फॉर ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के लिए जो इंटरनेशनल सिचुएशंस थे वो किस तरह से फेवरेबल थे, और ये
फेवरेबल सिचुएशन होने की वजह से जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने आसानी से इस अपराइजिंग को दबा दिया था। चलो जानते हैं किस तरह से। द क्रिमिन war with Russia was just over. The British won the war. They had trade relations with different countries in the world. तो रशिया के साथ जब उनका वॉर हुआ था ब्रिटिश लोगों का, तो उस वॉर में ब्रिटिश वहां पे जीत गए थे, उस वॉर को उन्होंने जीत लिया था। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने अदर कंट्रीज के साथ अपना अलग अलग अदर कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड वहां पे स्टार्ट कर दिया था। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश वॉज वास्ट। जो नेवल स्ट्रेंथ थी, है ना, समंदर के ऊपर की उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ही बड़ी थी। वेयर एज द इंडियन रिबेल वेयर आइसोलेटेड। लेकिन उसके अलावा अगर हम इंडियन रिबेल्स की तरफ देखें तो वो आइसोलेटेड थे, मतलब एक तरह से उन अकेले थे, उनको किसी तरह का सपोर्ट किसी दूसरी कंट्री का या किसी दूसरी पावर का नहीं था। ओके, तो ये एक कॉज वहां पे रहा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो रूल है, रूल का एंड वहां पे किस तरह से हुआ, ये फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल वहां पे खत्म हुआ। वो कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के थे, वो सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियां किस तरह की थी, जरा जान लेते हैं। Due to the company rule, there was growing dissatisfaction among the Indians, and the British rule had to face the struggle of 1857. तो जो कंपनी थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो रूल कर रही थी इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडियन पीपल जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे, मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, और जिसकी वजह से इंडियन पीपल जो थे उन्होंने 1857 की अपराइजिंग या स्ट्रगल या वॉर वो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में छेड़ दिया था। तो ये फेस करना पड़ा था ब्रिटिश पीपल को। इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी एंड इंस्टीड टेक ओवर द responsibility of ruling over the people of India through the Government of India Act 1858। तो आगे चल करके एक एक्ट बना, 1858 का एक्ट बना, जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया। कौन से ब्रिटिश लोगों ने, जो इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में जो ऑफिसर्स थे या क्वीन जिसे कहते हैं ना, क्वीन, वो उन्होंने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया, जिस रूल के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो उनके हाथ से निकाल ली गई। उनका रूल अब इंडिया के ऊपर नहीं रहेगा। रूल किसका रहेगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, तो उसका रूल इंडिया के ऊपर रहेगा। मतलब इंडिया अभी भी फ्री नहीं हुआ, उसे इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। सिर्फ कंपनी के हाथ से जो पावर है, रूल करने की जो पावर है इंडिया के ऊपर की, वो चली गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके पास वो पावर थी। द गवर्नर जनरल वॉज नाउ असाइन एज अ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया, डेजिग्नेट किया गया, मतलब एक ओहदा दिया गया गवर्नर जनरल का। तो इसे इंडिया का वॉइस रॉय भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग हैपन टू बी द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, है ना, ये आपको मार्क करके रखना है, लॉर्ड कैनिंग। देन न्यू पोस्ट called secretary, a new post called secretary of state was created in the British government to look after the affairs of India। तो इंडिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजर रखने के लिए ब्रिटिश लोगों ने और एक वहां पे मतलब डेजिग्नेशन बना दिया, और एक ओहदा बना दिया था, वो था सेक्रेटरी का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो क्वीन कौन, इंग्लैंड की क्वीन, है ना, ब्रिटेन में इंग्लैंड की क्वीन जो पार्लियामेंट की हेड होती है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट की हेड, उसे क्वीन कहते हैं। वो हेरिटेज डेजिग्नेशन उनके पास वहां पे आता है। तो उनका प्रोक्लेमेशन, क्वीन का प्रोक्लेमेशन, तो प्रोक्लेमेशन मतलब क्या, अनाउंसमेंट। ओके, अनाउंसमेंट। तो क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इश्यूड द डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो क्वीन है
विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन वहां पे कर दिया, एक डिक्लेरेशन वहां पे कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी इंडियन पीपल के लिए, इंडियन पीपल को एड्रेस करते हुए। क्या थी? ऑल इंडियंस आर अवर प्रोजेनी। तो सभी इंडियंस जो है हमारी ही जनता है, यानी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर आने वाले पीपल है। ओके, henceforth they will not be discriminated on the basis of race। तो आगे उन्होंने कहा कि वो हमारे ही पीपल है, जिसकी वजह से उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, यानी मतलब उनके साथ किसी भी तरह का पार्टीशन वहां पे नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन वहां पे नहीं होगा। जो रेस को लेकर के, उसके बाद रिलीजन, कास्ट या बर्थ प्लेस को लेकर के होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन रेस को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के और बर्थ को लेकर के, बर्थ प्लेस को लेकर के जो होता है वो अब नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन ऑन मेरिट। तो उन्हें गवर्नमेंट मतलब इंडियन पीपल को गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? मेरिट के ऊपर। उन्हें एग्जाम देनी होगी, उस एग्जाम में उन्हें अच्छे परसेंटेज आते हैं तो उस मेरिट के ऊपर उन्हें दिया जाएगा। देयर विल बी नो इंटरफियरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। तो रिलीजियस अफेयर्स को वहां पे किसी भी तरह का इंटरफियरेंस नहीं होगा, मतलब किसी भी रिलीजन का हो, अगर मेरिट मिलता है तो वो गवर्नमेंट सर्विस पा सकता है। इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन विल ऑनर ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स मेड बाय द कंपनी विद द रूल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड नो प्रिंसली स्टेट विल बी एनेक्स्ड henceforth। तो अब तक जो भी मतलब ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स कंपनी ने किए थे, कौन सी कंपनी ने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसके साथ किए थे? जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस थे उनके साथ किए हुए थे, वो सब रद्द कर दिए गए और आगे चल करके किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा, मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर मर्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी। अब आर्मी को फिर से नए सलीके से बनाना। ओके, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वाज इंक्रीज इन द आर्मी। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा थे। इंग्लिश ऑफिसर्स वेयर प्लेस एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। जो इंग्लिश ऑफिसर्स है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लेस किए गए थे। आर्टिलरी वाज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। जो भी आर्टिलरी मतलब वॉर के लिए लगने वाले जो भी सारे वेपन्स है ना, वो सब ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में थे। देयर वाज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। वहां पे कास्ट के ऊपर डिवीजन किया गया था मिलिट्री का। प्रॉपर केयर वाज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश। और एक बात का खास ख्याल इस नई आर्मी के रिस्ट्रक्चर में किया गया था, वो कौन सा था? किसी भी तरह से इंडियन सोल्जर जो है वो यूनाइटेड ना हो, एक साथ ना आए, और इस तरह का रिबेल यानी इस तरह की क्रांति जो अपराइजिंग ऑफ 1857 की थी, इस तरह की ना हो, इसके ऊपर ब्रिटिश लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन पॉलिसी। कुछ पॉलिसीज में भी वहां पे चेंजेस आए, वो इस तरह से थे। The British accepted the policy of non-interference in the social and religious aspect of Indians। तो इंडियंस के जो भी सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड और रिलीजन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, उनमें जो ब्रिटिश पीपल है वो इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। They also started taking care that the Indian society will not be united on social ground। तो यहाँ पे एक बात बताया गया कि उन्होंने एक और केयर करना वहां पे स्टार्ट किया। जो इंडियन सोसाइटी है वो किसी भी तरह से सोशल ग्राउंड पे मतलब जो सामाजिक परिस्थिति जो है उसमें एक साथ ना, यूनाइटेड ना हो। दे सॉ टू इट दैट दे विल बी कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इंडियन पीपल है उनके अंदर झगड़े कौन से स्थिति में वहां पे होते हैं? कास्ट के ऊपर होते हैं, रिलीजन के ऊपर होते हैं, रेस टेरिटरी के ऊपर होते हैं। टेरिटरी मीन्स द पर्टिकुलर प्लेस, ओके, रीजन जिसे हम कहेंगे पर्टिकुलर रीजन, टेरिटरी एक्सेट्रा।
They adopted the policy of polluting the minds of Indian by following the divide and rule policy. तो ब्रिटिश लोगों ने और एक नई पॉलिसी इंडियन लोगों के खिलाफ वहां पे यूज की। कौन सी? जो इंडियन पीपल है ना, उनके मन में पोल्यूशन भर देना। मन में पोल्यूशन भर देना मतलब मन को दूषित कर देना। कैसे दूषित करना? दूसरे के प्रति हेट वहां पे क्रिएट कर देना। तो वो जो पॉलिसी थी उनकी के रिलीजन, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ वहां पे मिलजुल के नहीं रहेगा, हेट करेंगे। रेस और टेरिटरी को लेकर भी वहां पे हेट वाली पॉलिसी, यानी दूसरों को कम दिखाने वाली या दूसरों के साथ इन चीजों पे झगड़ा होने वाली पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। उसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा गया था। मतलब लोगों को अलग अलग रखो, एक ना होने दो और फिर रूल करो। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, the Indians felt of giving a united fight against the British rule। तो जिस तरह से ये 1857 का स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ, तो इंडियंस लोगों के अंदर इस तरह की फाइट करने की फिर से इच्छा ना हो। ओके, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें फिर से इस तरह से स्ट्रगल करना है। तो ये उन्होंने ध्यान रखा। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकम द इंस्पायरिंग ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। आगे चल करके जो भी सारे फ्रीडम मूवमेंट वहाँ पे हुए, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिला जो 1857 की स्ट्रगल से मिला था। मतलब 1857 का जो स्ट्रगल था उसमें जो भी सारे पीपल थे, उन्होंने जिस तरह से एक हिम्मत दिखाई थी ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में लड़ने की, उससे इंस्पिरेशन मिला और आगे चल करके जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट्स थी, है ना, वहाँ पे बहुत से सारे लोगों ने अपना योगदान वहाँ पे दिया था। Then we had completed this lesson by this way. I hope that you have understood all the points of the lesson. Okay, bye.